आज का टॉपिक है सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से सेंटर्स हो सकते हैं। तो फिलहाल हमको ये 5 तरीके के सेंटर्स पढ़ने हैं। इसमें भी ये एक्स सेंटर जो है ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है जेई मेंस और एडवांस में, वो क्वेश्चन जनरली इन्हीं चारों टॉपिक से रहता है। फिर भी थोड़ा सा हम एक्स सेंटर पे चर्चा कर देंगे। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का जो ट्रिग्नोमेट्री में टॉपिक है, उस टॉपिक में आप लोग एक्स सेंटर के बारे में और डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट के हिसाब से एक्स सेंटर को थोड़ा सा डिस्कस किया जाएगा। तो कौन कौन से सेंटर्स पढ़ने हैं, तो एक तो सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया और ऑर्थो सेंटर हो गया। ये सारे ट्रायंगल्स के सेंटर होते हैं, यानी ट्रायंगल के अंदर ये सारे सेंटर्स बिलोंग करते हैं। तो सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे जी से, इस पूरे सिस्टम में इन जनरल। इन सेंटर को हम लोग जनरली आई से डिनोट करेंगे। एक्स सेंटर को हम लोग I1, I2 और I3 से डिनोट करेंगे। सरकम सेंटर को हम लोग जनरली O से डिनोट करेंगे और ऑर्थो सेंटर को जनरली हम लोग H से डिनोट करेंगे। ये नोटेशन इन जनरल नोटेशन है। किताब में अगर कहीं पर सपोज कर लो इन सेंटर को O से डिनोट कर दे या ऑर्थो सेंटर को O से डिनोट कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्सेशन नहीं है। आप किसी से भी किसी को डिनोट करिए। मैथमेटिक्स में नोटेशन का कोई यहाँ जो डिनोट किया जा रहा है इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं होता है। फिलहाल हम यहाँ पर इन जनरल ऐसे ही चीज़ों को डिनोट करेंगे सेंटर्स को। सेंट्रॉइड जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग क्लास 10th लेवल में भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। ये सब थोड़ी नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो अब देखो यहाँ पे है क्या, सबको पहले हम इन जनरल आपको समझा देते हैं। आप बात को सुन लीजिए, फिर इसको नोट भी कर लेना। सेंट्रॉइड है क्या, तो किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड कैसा सेंटर होता है, तो किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड एक ऐसा सेंटर होता है जो कहाँ पर लाई करता है, तो किसी ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं, वो मीडियंस जिस पॉइंट पर एक दूसरे से मिलते हैं या जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो सेंट्रॉइड होता है। इन सेंटर क्या होता है, तो किसी भी ट्रायंगल में जो 3 एंगल बनते हैं तीनों वर्टेक्स पर, उन तीनों एंगल का अगर हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। कैसे एंगल बाइसेक्टर का, तो इंटरनल एंगल, जैसे किसी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल भी हो सकता है, इंटरनल एंगल भी हो सकता है। तो किसी ट्रायंगल में जो तीनों इंटरनल एंगल्स होते हैं, उन तीनों इंटरनल एंगल्स के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वो इन सेंटर होता है। एक्स सेंटर क्या है, तो एक्स सेंटर किसी ट्रायंगल के जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एक्स सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, तो सरकम सेंटर किसी भी ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स होती हैं, उन तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। और ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल में हर वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाए तो ये लाइन एल्टीट्यूड्स कहलाती हैं उसकी, और ये एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्थो सेंटर नाम देते हैं। तो ये 5 सेंटर यहाँ पर हैं। थोड़ा बहुत हम सबके बारे में पढ़ेंगे। 2-3 चीज़ें यहीं पर हम आपको बता देते हैं। एक्स सेंटर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको जानकारी रखनी है, इसकी ज़रूरत कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पड़ सकती है। ऑर्थो सेंटर एक टॉपिक है, इस पूरे सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है आर्थो सेंटर का। लेकिन आर्थो सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि आर्थो सेंटर आप तभी समझ पाओगे फाइंड करने को, या इस पे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आप स्ट्रेट लाइन का कुछ पार्ट पढ़ लोगे। तो ये आर्थो सेंटर हम अपने क्लास में जनरली कहाँ डिस्कस करते हैं, स्ट्रेट लाइन टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तो आर्थो सेंटर पे प्रॉपर्टी आर्थो सेंटर की, आर्थो सेंटर क्या होता है, किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता देंगे। लेकिन आर्थो सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी ट्रायंगल में, अगर उसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो उस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में, ठीक है। तो इसका इंतजार अभी मत करिएगा, इस पे अभी क्वेश्चंस आपसे कैसे आर्थो सेंटर निकाले जाएंगे, हो सकता है अभी ना हो पाए, तो इसके भी लिए टेंशन नहीं लेना। स्ट्रेट लाइन जैसे स्टार्ट होंगे 2 या 1 लेक्चर के बाद स्ट्रेट लाइन में आर्थो सेंटर का नंबर आ जाएगा, वहां पे हम आपको बता देंगे कि आर्थो सेंटर जो छूटा हुआ था वो यहाँ डिस्कस हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ सेंट्रॉइड से, ठीक है। तो देखो सेंट्रॉइड है क्या, सेंट्रॉइड पे बहुत टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सेंट्रॉइड आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हो। तो सबसे पहला जो सेंटर यहां पर है सेंट्रॉइड्स।
किसी भी ट्रेंगल में, हमने अभी ओरल बता भी दिया था, किसी भी ट्रेंगल ABC में, ये ABC मान लो ट्रेंगल है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 और y2 है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 और y3 है। ठीक, तो यहां पर आप हर पॉइंट से, हर वर्टेक्स से मीडियन खींच सकते हो। मीडियन क्या होता है तो सबको पता होगा, मीडियन वगैरह किसको कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं, ये सारी चीजें आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी हम यहां पर आपको बताएंगे क्या होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है तो किसी भी ट्रेंगल में किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर मिला दिया जाए, मान लो ये BC का मिड पॉइंट है D, B और C का सपोज कर लो D क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये और ये इक्वल है। ठीक, अगर हम इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो AD हो गई, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रेंगल। ट्रेंगल का मीडियन कहते हैं, और ट्रेंगल में 3 मीडियन होते हैं। यहां वाली वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड का मान लो ये मिड पॉइंट है E, ये और ये मान लो आपस में इक्वल हैं, ये मिड पॉइंट हो गया E। अगर इस अपोजिट वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो यहां पर BE को भी क्या बोला जाएगा, मीडियन बोला जाएगा। और ऐसे ही यहां पर AB का जो मिड पॉइंट होगा, AB का जो मिड पॉइंट होगा, सपोज कर लो FAB का मिड पॉइंट है, ये और ये आपस में इक्वल है, तो C से हम F को ज्वाइन कर देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB को इस वर्टेक्स अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे, तो यहां पर जो अपने पास CF आया, ये CF भी क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। और एक बहुत अच्छी चीज यहां पर क्या है कि जो मीडियन होते हैं ट्रेंगल के ना, ABC, किसी ट्रेंगल के ये जो तीनों मीडियन हम ड्रॉ करते हैं ना, ये मीडियन कैसा भी ट्रेंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, कैसा भी ट्रेंगल हो, हर ट्रेंगल में ये जो मीडियंस होते हैं ये सभी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, यानी तीनों एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और जिस पॉइंट से ये पास करते हैं, जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, ये पॉइंट G कहलाता है, यानी इसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रेंगल ABC कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाक से हमने बना दिया कि AD, BE और CF यहां पे मिल गया, नहीं। AB, AD, BE और CF ये जो तीनों मीडियन है, ये तीनों मीडियन हमेशा एक ही पॉइंट से पास करेंगे, ये तीनों लाइन हमेशा एक पॉइंट से पास करेंगी। तो आप सेंट्रॉयड के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ medians of a triangle called centroid of that triangle। ठीक है, किसी भी ट्रेंगल में मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉयड क्या होता है, तो उस ट्रेंगल के तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है, सेंट्रॉयड कहलाता है। अब यहां पर एक चीज और है, क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज जो काफी क्वेश्चन में यूज होगा, जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉयड होता है, वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ऐसा भी आप सुन चुके होंगे पहले, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो तुम्हारा AD मीडियन है, ठीक है, AD मीडियन है, तो यहां पर जो G है, G ये AD को कैसे तोड़ रहा है, 2:1 के रेशियो में, यानी वर्टेक्स के तरफ वाला जो मीडियन वाला पार्ट है, G क्या कर रहा है, मीडियन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे AD तुम्हारा एक मीडियन हो गया और G ने क्या किया, AD को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट AG हो गया और एक पार्ट DG हो गया। तो जो AG वाला पार्ट है, यानी वर्टेक्स के तरफ वाला जो पार्ट है वो 2, और जो साइड के तरफ वाला पार्ट है वो 1, यानी 2:1 के रेशियो में सेंट्रॉयड्स मीडियंस को डिवाइड करते हैं। किसी भी ट्रेंगल में जो सेंट्रॉयड होता है वो सेंट्रॉयड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जो AG है और जो GD है, AG और GD इसका रेशियो होगा 2:1। 2:1 रेशियो का मतलब क्या हुआ,
मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो कि अगर AG की लंबाई 4 है तो GD की लंबाई 2 होगी, AG की लंबाई अगर 6 है तो GD की लंबाई 3 होगी, AG की लंबाई अगर 8 है तो GD की लंबाई 4 होगी, AG की लंबाई अगर 2 है तो GD की लंबाई 1 होगी, AG की लंबाई अगर 1 है तो GD की लंबाई हाफ होगी। यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट का हमेशा डबल होता है, 2:1 के रेशियो में होता है। साथ ही साथ इधर भी देखो ये भी मीडियन है, तो BG और GD का भी जो जी का जो रेशियो है ये भी 2:1 होता है। ऐसे ही CG और GF का जो रेशियो है ये भी 2:1 होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, ये मालूम भी होगा आपको। तो किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, जिसमें वर्टेक्स के तरफ वाला देखो AD में AG वाला जो पार्ट है ये वर्टेक्स के तरफ है, A के तरफ है, और GD वाला साइड के तरफ है। तो वर्टेक्स के तरफ वाला जो पार्ट होता है वो 2 होता है और साइड के तरफ वाला जो पार्ट होता है ये 1 होता है। इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन भी आपको समझा देते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा सेक्शन फार्मूला है, बहुत टिपिकल नहीं है। अगर मान लो ABC अपने पास ट्रायंगल है तो हमें सेंट्रॉइड अगर निकालना है, सेंट्रॉइड यानी G निकालना है, G का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो G का कोऑर्डिनेट बड़ा सिंपल निकल सकता है तरीके से। कैसे? किसी ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स हैं इन तीनों वर्टेक्स का x ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 से डिवाइड कर दो, और y1 प्लस y2 प्लस y3 करके 3 से डिवाइड कर दो। ये हो गया सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स अगर पता है तो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा? तो तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट ऐड करके 3 से डिवाइड और तीनों का y ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कैसे ये आया? तो इस पे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज़ें, आप सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पर लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। तो इस पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली देख लो। है क्या? तो यहाँ मान लो G फाइंड करना है तो D क्या है जरा बताना। D जो है वो BC का मिड पॉइंट हो गया, हमने अभी बताया था कि ये मीडियन सामने जाकर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो अगर D BC का मिड पॉइंट है तो सेक्शन फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 ये D हो गया, ये D आ गया। अब देखो A तुमको पता है, D तुमको पता है और G फाइंड करना है, और रेशियो तुमको पता है कि ये 2 और 1 का रेशियो होता है। तो सेक्शन फार्मूला वाला थ्योरम लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा। क्या? किसी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक पॉइंट अगर दिए गए रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज कर सकते हो। तो यहां पर अगर G निकालना है तो तुम जैसे इसको M मान लो, इसको N मान लो, ये x1 y1 और ये x2 y2 की तरह हो गया। अब यहां सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज कर दो, ये G का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कैसे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो वो फार्मूला अप्लाई करोगे तो G की वैल्यू तुम्हारी ये आ जाएगी। ये सेंट्रॉइड फाइंड करने का तरीका होता है। तो सब पे हम थोड़ा थोड़ा अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि जो हम वीडियो अभी डाल रहे थे तो थियरी का वीडियो इस पे हमने डाला, क्वेश्चन का वीडियो हमने किस पे डाल दिया था? तो उस पे कागज़ पेन पे हमने उसमें डाला हुआ है। इसके जस्ट पहले वाला भी वीडियो आप देखो तो वही है। ऐसे ही जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो वहीं पे होंगे। एक बार थियरी देख लो, डिस्कशन देख लो, इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, रिमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं जेई में, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन चलेगा तो प्रॉब्लम डिस्कशन सेशन में आपको सब पे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो जेई में आए हुए क्वेश्चन है वो भी कराए जाएंगे और उसके अलावा और भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए। अगला सेंटर है इन सेंटर। तो इन सेंटर देखो क्या है,
किसी भी ट्रायंगल ABC में ABC में, ये ABC मान लो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है। एक आध लोगों ने कुछ वीडियो में स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक कमेंट भी किया था कि सर अल्फ़ाबेट जो लेटर्स हैं थोड़े बड़े बड़े लिखिए, देखने में दिक्कत हो रही है। तो आप लोग क्या किया करो कि मोबाइल में अगर देखते हो तो मोबाइल को फुल स्क्रीन करके देखा करो और रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करो। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि आपका किस पिक्सल पे चल रही है आपकी वीडियो, तो कभी 144 पे, कभी 360 पे, कभी 480 पे ऐसे चलती है, तो फुल उस पर जितना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो उसको मैक्सिमाइज़ करके तब देखा करो, तो चीज़ें क्लियर दिखेंगी। फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा बड़ा लिखें। कई बार पढ़ाते समय चीज़ें भूल जाती हैं, आदमी छोटा छोटा लिखना शुरू कर देता है। ये सब चीज़ें दिमाग में पढ़ाते समय नहीं रहती कि बड़ा लिखना है कि छोटा लिखना है। और क्लास में जब हम लोग क्लास लेते हैं तो 200 250 बच्चे जब बैठे रहते हैं तो वहाँ पर सामने दिखता है कि यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो उस माइंडसेट के साथ टीचर वहाँ पे काम करता है, तो चीज़ें थोड़ी बड़ी बड़ी लिखता भी है। यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है। फिर भी आई विल ट्राई, बड़ा करने का प्रयास करेंगे। आगे यहाँ पर देखो, इन सेंटर की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल ABC में आपके सामने क्या आ गया, तीनों का वर्टेक्स दिया हुआ है। अब एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर एंगल A है, एंगल A का बाइसेक्टर करो, एंगल का बाइसेक्टर, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक। ये मान लो D पॉइंट है, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल B का बाइसेक्टर कर दो, B एंगल जो है इसका बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए जा रहा है। ये सपोज कर लो कि इधर आके B हो गया, वहां मीडियन था, यहां एंगल का बाइसेक्टर चल रहा है। अब यहां पर C एंगल है, इस C एंगल का भी बाइसेक्टर कर दो। ये CF हो गया। और मजे की बात क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना, ये तीनों एंगल का जो बाइसेक्टर जाएगा, ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट से पास करते हैं। जस्ट लाइक मीडियन, जैसे मीडियन, तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास कर रहे हैं ना, ऐसे ही इन सेंटर जो होता है वो क्या होता है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ट्रायंगल जो तीनों हो गए, इन तीनों के जो अंदर तीन एंगल है इंटरनल एंगल, इन तीनों इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर्स जो होते हैं का जो इंटरसेक्शन जो होता है, जिस पॉइंट पर जहां पर ये तीनों मिलते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। और मजे की बात हमने क्या बताई कि मीडियन, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ऐसे ही ये तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, और उसी पॉइंट को हम लोग एक ही पॉइंट से पास करते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज देखो, इन सेंटर कैसे फाइंड करना है, और इन सेंटर में भी एक इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से देखो। ये जो तुम्हारा ट्रायंगल ABC है, अगर तुम्हारे पास A, B और C तीनों का कोऑर्डिनेट पता है, तो क्या तुम BC की लंबाई निकाल सकते हो। ये देखो, B का कोऑर्डिनेट पता है, ये C का कोऑर्डिनेट पता है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो क्या ये लेंथ नहीं आ जाएगी तुम्हारे पास A। मतलब हमने BC निकाल लिया, सपोज कर लिया A आ गया, B और C के बीच की डिस्टेंस निकाला, माना A आ गया। ऐसे ही हमने A और C के बीच की डिस्टेंस निकाली और माना कि ये क्या हो गया, B हो गया। ऐसे ही हमने A और B के बीच की डिस्टेंस निकाली और सपोज कर लिया कि ये लंबाई C हो गई। ये A क्या है, स्मॉल है, BC की लेंथ है, ठीक है, BC की लेंथ है A, हमने सपोज कर लिया, निकाल सकते हैं। हमको ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दे दिया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में हम साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। तो BC A आ गया, ऐसे ही तुम्हारा AC B आ गया, और AB तुम्हारा C आ गया, हमने सपोज कर लिया, लेट मान लिया। यहां पर तीनों साइड हमने निकाल ली वर्टेक्स की मदद से, ठीक है। अब यहां पर एक मजे की चीज क्या है, क्वेश्चंस में ये चीजें काम देती हैं। कहानी आप चाहो तो लिख सकते हो कि
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोला जाता है? इन सेंटर बोला जाता है। इसी को बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, हमने यहां पर ये तीनों चीजें निकाल ली। अब यहां पर देखो एक चीज, यहां पर जो रेशियो होता है, जैसे इसके पहले हमने 2:1 का रेशियो बताया था कि सेंट्रॉइड जो होता है किसी भी ट्रायंगल में, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यहां इन सेंटर जो होता है वो इस बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो जरा देखो, AI:ID, आई इन सेंटर है, AI:ID अगर अपने को फाइंड करना है, या BI:IE फाइंड करना है, मतलब BI:IE, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। ऐसे ही ये CF भी एंगल बाइसेक्टर है, तो CI:IF। अगर हमको इस तरीके के रेशियोस फाइंड करने हो, यानी आपसे बोला जाए कि इन सेंटर जो होता है वो इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो उसका जवाब ये होगा AI:ID है। जरा देखना, इसका होता है B+C:A। क्या चीज है, कैसे याद रखेंगे इसको हम? तो B+C:A कैसे याद रखोगे, उसका तरीका क्या है? देखो, ये जो AD है ये किसका एंगल बाइसेक्टर है? तो इस लाइन और इस लाइन के बीच जो एंगल A बन रहा है उसका बाइसेक्टर है। तो जिन दो लाइन के बीच का एंगल है उन दोनों की लंबाई ऐड कर दो। देखो, ये लंबाई कितनी है B, ये लंबाई कितनी है C, और इसी लंबाई B और लंबाई C वाली लाइन के बीच के एंगल का बाइसेक्टर है। तो हमने B और C ऐड कर दिया और अपोजिट वाली जो साइड है उसका रेशियो ले लिया इस:2A। अब तुम BI और I खुद से बताओ क्या होगा। BI और IE, तो BE कैसे बना हुआ है? BE बना हुआ है किससे? BA और BC से। तो यहां पर BA और BC मतलब A+C हो गया, और इस2 अपोजिट में B है। ऐसे ये क्या हो जाएगा? CI और IF, CI IF हो जाएगा A+B:C। तो ये रेशियो है जिसमें आपका इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स को डिवाइड करता है। यहां पर अब देखो, तीनों वर्टेक्स अगर पता है तो हम इन सेंटर निकालेंगे कैसे? मान लो हमको इन सेंटर निकालना है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे निकलेगा? उसके लिए फार्मूला है। क्या फार्मूला है, ध्यान से देखना। और कैसे फार्मूला आएगा उस पर बहुत फोकस हमने पहले भी कहा था कि नहीं करना है, आपको याद रखना है कि इन सेंटर क्या है। वहां पे बैठ के आपको रिसर्च नहीं करना है जेईई में, तो इन चीज़ों को याद रखो। हाँ, आता कैसे हो ओरल हम समझा देते हैं, थोड़ा इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो रेशियो हमने बताया, और ये रेशियो पूछोगे सर कहाँ से आता है, तो आप लोग क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम के आसपास थ्योरम रहा होगा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नाम से आप लोग क्लास 10th में थ्योरम ताजा पढ़े हैं। अभी 11th का टॉपिक है, तो अभी 10th पढ़ी के पास आउट करके आए होगे। तो वहाँ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में तुमने एक थ्योरम पढ़ा होगा, और एक्सटर्नल में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था वो थ्योरम, थोड़ा सा यहाँ पे देख लो। किसी भी ट्रायंगल, यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं फिर इसको मिटा देंगे। किसी भी ट्रायंगल ABC में अगर एंगल A का एंगल बाइसेक्टर AD है, AD अगर एंगल A का बाइसेक्टर है, तो आपको याद होगा आप लिखते थे AB/AC = BD/CD। याद है? थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आता था, याद होगा, आप लोग इस पे काम किए होंगे। दिस अपॉन दिस = this/this। ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का भी थ्योरम पढ़ा था आप लोगों ने। तो इसी का इस्तेमाल यहां पर करते हैं हम लोग, और इसी का इस्तेमाल करके और इसका यूज ये आता है, और इसका यूज करके फिर हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरनल इन सेंटर को फाइंड करते हैं। तो इसके डेरिवेशन के चोचले में हम लोग नहीं फंसेंगे, है कभी किसी वीडियो में लास्ट में एक आध वीडियो हम ऐसा बना देंगे जिसमें ये सारी चीज़ें वहाँ अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक के नाम पर डाल दी जाएंगी, उनको भी आप देख सकते हो।
क्या होता है कि कई बार जिस रूट पे आप चल रहे हो यहाँ पता चला कि इसका डेरिवेशन होने लगा, इसकी अभी कोई बहुत ज़रूरत अपने को फिलहाल नहीं पड़ने वाली है और हम लोग इसी में उलझ करके और क्या कर रहे थे उसको छोड़ दें। तो उससे अच्छा है कि आप टू द पॉइंट चीज़ों को, जैसे जेई में क्लास में चलता है या जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करिए। लास्टली हम हर टॉपिक के बाद एक वीडियो 2 वीडियो ऐसा बना देंगे इन सब चीज़ों का जो यहाँ पर आपको बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, ये दोनों तीनों चीज़ें जो हमने समझाई ना अभी इंटरनल एंगल वाला, जिनके दिमाग में वो आ गया होगा, वो लोग यहाँ कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके इसका डेरिवेशन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो चलो, इन सेंटर है क्या, याद रखने की चीज है, इसको याद रखोगे। क्या चीज याद रखोगे? इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल का अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है तो इन सेंटर कैसे हो जाएगा आपका? तो यहां पर होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c और ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर निकालने का तरीका है किसी भी ट्रायंगल में। फार्मूले हैं, जो पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए। आजकल आप लोग देखते हो कि यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आता है या जनरली टीचर बोलता है कि याद नहीं करना, ये चीज याद नहीं करना, वो चीज याद नहीं करना। याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते करते ये चीजें ध्यान में आ जाएंगी। अब मान लो कोई बोले कि नहीं हम तो याद नहीं करते हैं, सर फलां सर बोल रहे थे कि याद करके काम नहीं चलेगा। अब याद करके काम नहीं चलेगा तो तुमको अगर एग्जाम में इन सेंटर निकालना हो किसी छोटे से क्वेश्चन का, भी हमें क्वेश्चन इस पे करा देते हैं एग्जाम्पल के लिए, और तुम बैठ करके इन सेंटर का रिसर्च करने लगो कि हम तो इन सेंटर डिराइव कर देंगे, एग्जाम में आएगा तो, और डेरिवेशन के बाद से इन सेंटर फाइंड कर लेंगे, तो पता चला कि तुम डेरिवेशन ही करते रह जाओगे। 2 मिनट के क्वेश्चन में डेरिवेशन करने में 10 मिनट लग जाएगा और वो जो 2 मिनट का क्वेश्चन होगा वो तुम्हारा 12-14 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में उस चोचलेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वहाँ ये कहा गया, वहाँ ये कहा गया, ये नहीं याद करना है, वो नहीं याद करना है। ये कोऑर्डिनेट्स, रिमार्क्स, पॉइंट्स जितने हैं ये दिमाग में आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा। यही ब्रह्म सत्य है। ठीक है, विद्वान बनने के चक्कर में कि नहीं हम तो डिराइव कर लेंगे एग्जाम में जा करके, तो ऐसे बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। याद कैसे होगा सर? रटेंगे क्या? रट सकते हो, अगर तुम्हारे पास वो क्वालिटी है तो रट जाओ। अगर तुम्हारे पास रटने की क्वालिटी नहीं है तो क्वेश्चंस जब तुम प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स में तो है सिंपल सी बात की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जब करना शुरू करोगे तो जितनी तुम प्रैक्टिस करते जाओगे, 2 बार 4 बार 5 बार हर क्वेश्चन में जो भी ये पॉइंट्स हैं लिखो। ये नहीं कि एक बार याद हो गया तब चिपकाना शुरू कर दिया, नहीं, चिपकाने का काम एग्जाम में करना है। हर बार ये लिखो, हर क्वेश्चन को करते समय ये 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार जैसे ही लिखोगे ना तो ये हाथ में सेट हो जाएगा। दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, हाथ में सेट हो जाएगा। हाथ में सेट कैसे हो जाएगा? तो जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हारा हाथ ये खुद लिख देगा, दिमाग को प्रेशर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बाकी हमको याद नहीं करना है, ये क्या है कि याद करना है। मैथ में कौन याद करता है? तो ये तो केमिस्ट्री में याद करना होता है, तो बायोलॉजी में याद करना होता है। तो ये चोचलेबाजी वाली चीज़ें हैं, बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, और इस तरीके का जिसके दिमाग में होता है उसका जीवन में सिलेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, वो यूट्यूब पे यूट्यूबर्स का अपना वीडियो को जो है कि व्यूज़ और लाइक बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के नौटंकीज करते हैं, तो उन सब चीज़ों में मत पड़िए। जो चीज़ें हैं एक्चुअल पाथ पर चलने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन सेंटर। जैसे चलो हम एक क्वेश्चन ही करते हैं, और जो लोग समझ गए इसका डेरिवेशन करने का प्रयास करिएगा। लास्ट वीडियो में डेफिनेटली हम इसका डेरिवेशन आपको देंगे, या जो भी इस तरीके की चीजें होंगी जिसकी जरूरत नहीं अभी है उसको डिराइव करके दिखाया जाएगा। मान लो तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, और पूछा क्या जाए, ये क्वेश्चन जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जाए क्या, पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ
sides of a triangle are 1 0 1 1 and 0 1, then find the in center of that triangle. इसको रहने देते हैं, अभी फार्मूला यूज करना है। कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के जो साइड हैं उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी ट्रायंगल मान लिया, इस ट्रायंगल में तीनों जो साइड है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, अपोजिट, यानी ये 1 0 दिया हुआ है, यहां पर ये 1 1 दिया हुआ है मिड पॉइंट, और यहां पे 0 1 दिया हुआ है। ट्रायंगल के तीनों साइड का मिड पॉइंट दे दिया। ठीक, कह रहा है कि अब इस ट्रायंगल का इन सेंटर क्या होगा, कहीं पे इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा, वो लाइन सेंटर फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन में कुछ लोग पीछे भी अगर अपने दिमाग में रखे होंगे कि सर ये बोले थे कि आपको किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड का मिड पॉइंट दिया होगा, तो हमको ये वर्टेक्स कैसे निकालना है ये हमने शायद आपको सिखा रखा होगा, निश्चित तौर पे बताए होंगे। लास्ट वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो साइड्स का कोऑर्डिनेट, उसके जो वर्टेक्स हैं उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाएगा, ये डेफिनेटली आपको मिलेगा लास्ट वीडियोस में। तो याद करो। अब कुछ लोग बोलो कि सर हम तो याद नहीं किए थे, हम तो सोचे थे कि निकाल लेंगे। सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं याद करने को, मैथ में कोई याद थोड़े ना करता है। तो हम तो सर याद ही नहीं किए थे, हम तो सोचे थे कि निकालेंगे, ये तीनों हमको पता है तो हम तो निकाल लेंगे। इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे और इसको x3 y3 मान लेंगे और लीनियर जो इक्वेशन है वो बनाएंगे और सबकी वैल्यू निकालेंगे, निकालते रहना। लेकिन जो लोग बात माने होंगे, चीजों को देखे होंगे, उनको भी एक चीज बताए होंगे। क्या बताए थे? अगर आपको मिड पॉइंट पता है, वर्टेक्स निकालना है, तो तरीका क्या होता है कि जो वर्टेक्स निकालना है उसके साथ जिससे वो मिलकर बना है उन दोनों को जोड़ दिया जाता है और अपोजिट वाले को घटा दिया जाता है। याद करो, ये पीछे कोऑर्डिनेट बताए थे x1 + x2 - x3 y1 + y2 - y3, इस तरीके से। तो यहाँ 0 और 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा और 1 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, कोऑर्डिनेट का 0 आ गया। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे होगा, तो इसका y और इसका y जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 हो गया और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब b कोऑर्डिनेट निकालना है, बाकी लोग जो लीनियर इक्वेशन से निकाल रहे हो निकालते रहो। अब यहाँ पर ये दोनों है, ये दोनों है, तो अब ये तीसरी साइड अपोजिट वाली है, ये चाहिए तो इन दोनों से मिलके बना हुआ है ये, और ये अपोजिट हो गया तो यहाँ दोनों जोड़ेंगे, 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1 और 0, फिर 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया तो फिर 0 आ गया। यहाँ पे 1 और 1 2 आया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ गया। 1 और 0 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। हमारे पास इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। और ये हम समझा रहे थे इसलिए टाइम लगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगाना है आपको, दिमाग में रहेगा, फट फट लिखना है, किसी को वहां पढ़ाना नहीं है। अब क्या हो गया, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में, अब देखो इसका कोई जरूरत नहीं है हमको, तो अब ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता चल गए, ये तो दिया हुआ था हमको यहाँ क्वेश्चन में। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता चल गया, 0 2 0 0 2 0। अब हमें क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का इन सेंटर निकालना है। अब इस ट्रायंगल का अगर इन सेंटर हम लोगों को निकालना है तो कोई भी यहां पर लोड लेने की जरूरत नहीं है। कैसे निकलेगा वो, ये अपने पास इन सेंटर का फार्मूला है। अब इन सेंटर के फार्मूले में तुम्हारे पास वर्टेक्स तो पता चल गया, वर्टेक्स तो तुम्हारा मान लो ये x1 y1 हो गया, ये वर्टेक्स मान लो तुम्हारा x2 y2 हो गया, ये वर्टेक्स मान लो तुम्हारा x3 y3 हो गया। ठीक है, वर्टेक्स तो आपको पता चल गया। इसमें देखो x1 y1 x2 y2 इसकी वैल्यू। अब ABC निकालना है तो ABC क्या होता है, तो ABC लंबाई होती है, इसकी लेंथ जो होगी a हो जाएगी,
इसकी लेंथ को हमने b माना है, a के सामने वाली लेंथ को a माना था, b के सामने वाली लेंथ को b और c के सामने वाली लेंथ को हमने क्या माना था, c माना था। अब ABC की लंबाई निकाल लो। a की लंबाई क्या है, तो अब जरा देखो, लंबाई तो तुम सेक्शन उससे डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट आया 0 2 0 0 2 0, अगर हम देखें इस ट्रेंगल को फिर से बनाकर, तो अब ये ट्रेंगल अगर कोऑर्डिनेट पर बनाया जाए, ठीक है, ऐसे सिंपल तुम डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस भी निकाल करके ABC लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में ये ट्रेंगल बनेगा कैसा, कोऑर्डिनेट में अगर इस ट्रेंगल को बनाए तो देखो ये कोऑर्डिनेट 0 0 यानी ओरिजिन हो गया, तो यहां पर तुम्हारा B आ गया 0 0, और ये तुम्हारा C 2 0 हो गया, यहां पर कहीं मिलेगा C तुमको 2 0, क्योंकि यहां पर y 0 है इसलिए ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस का पॉइंट हो गया, और यहां पर तुमको क्या मिल गया 0 2 y एक्सिस का पॉइंट, ये क्या हो गया A। अब हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर दिया तो ट्रेंगल एक्चुअल में ये है ABC। अब इस ट्रेंगल में ये लंबाई कितनी है बेटा जरा बताना, 2। देखो ये 0 0 से 2 0 गया तो 2 हो गई, ये भी लंबाई कितनी हो गई 2, और ये लंबाई कितनी हो गई, तो इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, या ये 2 और ये 2 पता है तो पाइथागोरस भी लगा सकते हो, बहुत सारा तरीका है। तो सीधे क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में 4 + 4 यानी अंडर रूट में 8 यानी 2√2, तो 2√2 इसकी लंबाई हो गई। यानी जो तुम्हारा A है, ये A कितना है, ये A2 है। तुम्हारा C कितना है, देखो इधर C के सामने वाला ये C है, ये भी कितना है 2 है, और B कितना है तुम्हारा 2√2 है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको ABC भी मिल गया। फिगर एक्चुअल में ऐसा ही बनेगा, लेकिन हमको क्या पता पहले से फिगर कैसा बनेगा, ठीक है। हमने तो एक ट्रेंगल बना दिया था रफली ऐसे ही, हर बार ऐसा ही थोड़ी ना रहेगा कि 1 0 1 1 और 0 1 होगा। और ये जेई का क्वेश्चन है, और जेई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो यहां पर सॉरी शायद जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। अब यहां पर तो हमको साइड पता चल गई। अब जो फार्मूला हमने लिख रखा था, देखो यार फार्मूला मिट भी गया। तो आप लोग फार्मूला क्या लिखे थे अभी इन सेंटर निकालने का, हर बार फार्मूला लिखो, हर बार फार्मूला लिखो, लिखा हुआ है फिर भी लिखो। क्या फार्मूला था, ax1 + by1 सॉरी bx2 प्लस cx3 अपॉन a + b + c, और ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। अब यहां पर a क्या है, देखो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा कि आप चीजों को केवल याद कर जाओ, ठीक है। केवल पूरा मैथमेटिक्स याद करोगे ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका नहीं है, हिस्ट्री सिविक्स तक ऐसा पढ़ने का तरीका नहीं है। पूरी चीजों को केवल याद करोगे बिना समझे, बिना थीम का क्यों याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है, तो वो बेकार है, वो व्यर्थ है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। चीजों को मेमोराइज करना और रिमेंबर करना ये अलग दो चीजें हैं, ठीक है। रटना मतलब तोते की तरह रट गए, कोई एक थप्पड़ मार दिया तो कुछ और पढ़ने लगे, ठीक है, तो उस टाइप का नहीं। मेमोरी में रखना और कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करना कि है क्या इन सेंटर, ठीक है। इन सेंटर है किसको कहते हैं, क्वेश्चन घुमाए तो हम उसके साथ घूम सकें, चल सकें। तो यहां पर आपको रटने का मतलब हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से रट जाओ, समझो हर चीज को, जानो हर चीज को, डेरिवेशन हर चीज का हमको आते रहना चाहिए, हर चीज हमको मालूम होनी चाहिए, कहां से आया ये चीज, कॉन्सेप्ट उसका मालूम होना चाहिए। लेकिन ये सिंपल सिंपल जो पॉइंट्स हैं जिनका डायरेक्ट एग्जाम में यूज करना है, अब डायरेक्ट हमने इसका यूज किया, डायरेक्ट हम यहां पर एबीसी फाइंड कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट फाइंड करने के लिए फिर बैठ करके यहां रिसर्च नहीं करना, हमको आता है, हमको मालूम है कि एबीसी कैसे निकलता है बिना फार्मूला याद किए हुए, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। लेकिन एग्जाम में उसको जानते हैं तो अप्लाई नहीं करना है। अप्लाई सिंपलेस्ट पाथ कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, उसी को शॉर्ट ट्रिक बोला जाता है। तो ये सब चीजें शॉर्ट ट्रिक हैं। वो समझ करके इनको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर एक तो मालूम है 2 हो गया, a हो गया अपना 2, और x1 क्या है, x1 0 है यहां पर, a और x1, तो क्या हो गया 2 × 0, ये इंटू है, डेसिमल मत समझ लेना, और प्लस bx2, b कितना है, b है 2√2, और x2 कितना है 0, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा
2√2 इंटू 0 प्लस सी एक्स थ्री। सी कितना है, तो सी किसको, यहाँ पर सी ये साइड की लंबाई सी है और ये सी कोऑर्डिनेट है, अंतर दोनों में समझना, ये कैपिटल सी है ये स्मॉल सी है। तो क्या है सी और x3 यानी 2, तो सी भी 2 और x3 भी 2, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया। और नीचे ए बी सी का सम मतलब तीनों साइड की लंबाई जोड़ देनी है, तो क्या हो गया 2 प्लस 2√2 प्लस 2। अब यहां पर आओ a(y1), अब फिर y के साथ चलो, a(y1) यानी 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस b(y2), b और y2 0 है तो b इंटू 0 तो y2 0 हो गया, और प्लस cy3, c कितना है 2 और y3 कितना है 0, तो ये भी क्या हो गया 0, और नीचे तीनों का सम तो 2 प्लस 2√2 प्लस 2, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बचा ऊपर 4, तो क्या वैल्यू है यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ भी 2 और 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2√2, और यहाँ भी वही चीज आएगी 4 अपॉन 4 प्लस 2√2। अब ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये ऊपर क्या बचेगा 2 अपॉन 2 प्लस √2, और यहाँ भी बचेगा 2 अपॉन 2 प्लस √2। कैलकुलेशन खुद से देखना, पहले भी हमने जैसा कह रखा है कि कैलकुलेशन में किसी के ऊपर आपको फेथ करने की जरूरत नहीं है, मेथड हम समझा रहे हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझा रहे हैं। कैलकुलेशन में कहाँ प्लस माइनस इनटू डिवाइड क्या करना है वो आपकी ड्यूटी बनती है, हमने सही किया या गलत किया उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरा एग्जाम में -1 होने नहीं जा रहा। ना तो टीचर कभी लोड लेके चीज़ों को करता है, टीचर कभी भी इन छोटे छोटे कैलकुलेशंस पे इतना लोड नहीं लेता जितना आपको लेने की जरूरत है। आपने थोड़ा सा मिस कर दिया, आपका ये क्वेश्चन जो आप मेहनत करके +4 में जा रहे थे वो 4 नंबर तो गया, साथ में ब्याज -1 लेके चला गया। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर फोकस करना है, हमें क्या करना है, हमें कौन सा -1 मिलने वाला है। तो इसलिए कैलकुलेशन ध्यान से। अब यहाँ पर रेशनलाइज कर देते हैं, नीचे रेशनल टाइप की टर्म आ गए तो रेशनलाइज करने का मतलब 2 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर 2 है और अंदर क्या हो गया 2 माइनस √2, और नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस √2 से तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 माइनस √2 और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 2, तो वैल्यू क्या हो गई है नीचे 2 और ऊपर 2 कट जाएगा, ये नीचे 4 माइनस 2 कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई 2 माइनस √2 माइनस √2। ये आपका आंसर हो गया इन सेंटर। इस क्वेश्चन को करने में हम लोगों को यहाँ समय जरूर लगा है क्योंकि हम इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे थे, बताने का प्रयास कर रहे थे, बीच में इधर उधर की भी थोड़ी बहुत बातें हुई। लेकिन एक बात बताएं कि अगर तुम इन चीज़ों में बिना इन चीज़ों को मेमोरी में रखे कि इन सेंटर क्या होता है तो सर याद नहीं, हम तो प्रूफ कर लेते हैं। तो ऐसे लोग अगर इस क्वेश्चन को करें तो हम लोग जो ये बातचीत करके और करके सब कुछ लिख करके जितना टाइम लगाए इसका कम से कम 3 गुना टाइम लगेगा, और वैसे इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा। तो इन सेंटर क्लियर हुआ। अब देखो हाँ, याद करने का कोई लॉजिक कोई तरीका अगर आपके दिमाग में डेवलप हो पाता है या कुछ अगर हमारे दिमाग में आएगा तो हम भी आपको समझाते रहेंगे जिससे आप चीज़ों को दिमाग में रख सकें, दिमाग में रखने में मदद मिले। ठीक है, जैसा हम लोगों ने बोला कि एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जेई के सिलेबस में एक्स सेंटर नहीं है, ना तो आज तक एक्स सेंटर पे कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में पहले एक्स सेंटर पे क्वेश्चंस आते थे, आजकल उसमें भी नहीं आ रहा है। फिर भी वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम डिटेल में इसको कराएंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी करा देते हैं। अब सेंटर तो होता ही है एक्स सेंटर भी, तो उसकी जानकारी के लिए आपको सिंपल बता देते हैं। इस पर हम बहुत कुछ लिखवाने वाले नहीं हैं, आपको इच्छा हो तो नोट कर लेना। और एक चीज़ ध्यान में रखना, उल्टी सीधी चीज़ सिलेबस की कॉपी में नहीं नोट करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, पॉइंट क्या आया दिमाग में रख सकते हो, कॉर्नर में कहीं नोट कर लो, और नोट करने के बाद से इस पे ऊपर कहीं ऐसा निशान लगा दो ताकि ये आइडिया में रहे कि नहीं इस पे बहुत फोकस नहीं अपने को करना है।
दिमाग में रखना है, फोकस नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट इस पे नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या है उल जलूल, टीचर्स भी कई बार ऐसा करते हैं कि विद्वता दिखाने के चक्कर में, हमने भी अपने लाइफ में बहुत लोगों के साथ बहुत जगह काम किया, कुछ जगहों पे ऐसा भी होता था कि अगर 8 टीचर 7 टीचर पढ़ा रहे हैं, कोटा वोटा में भी ऐसा ही अक्सर होता था, एक टीचर पढ़ा के क्लास से निकला, अच्छा इसने ये पढ़ा दिया है, अब इससे सुपीरियर पढ़ाने के लिए भैया तुम उसमें क्वेश्चंस कराओ, अच्छे क्वेश्चंस कराओ, जो सिलेबस में है उसी में और डीप में जाने का प्रयास करो। नहीं, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए हमको तो आता है, तो एक उल्टी सीधी चीज़ और पढ़ा दी, दूसरे ने देखा कि नहीं इसने ये भी पढ़ाया है, तो लाओ हम इसको एक एक्स्ट्रा चीज़ और पढ़ा देते हैं, ठीक है। बच्चे को कोई नहीं बताने वाला कि ये सिलेबस में है कि नहीं है, बच्चा परेशान, अब कॉपी में नोट कर लिया, पता चला ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बीटेक में क्या पढ़ के आया है, मैथ में सब कुछ चिपका दिया इस पर कि हम तो ये भी जानते हैं वो भी जानते हैं, बच्चे को जरूरत नहीं है। अब एग्जाम में क्या होता है, बच्चा उस थ्योरी को देखता है, अच्छा ये है, मान लो तुम पूरे 2 साल के कैरियर का अगर 2 घंटा या 3 घंटा भी उस पर वेस्ट करते हो तो वो तुम्हारा फिलहाल के लिए टाइम वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत जहां मिलेगी वहां। और मैथमेटिक्स में आप कितना भी थियरी पढ़ जाओ, कितना भी डिटेल में पढ़ जाओ, कुछ लोगों को होता है कि नहीं तुम तो सर आगे आगे पढ़ लिए तो फायदा होगा, नहीं, फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो, फायदा तब तक नहीं होगा जब तक एप्लीकेशन उसके नहीं आएंगे, जब तक आपको एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगा। और एप्लीकेशन समझ में कब आएगा, जब क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं तुमको कहीं, ना तो पैकेज में मिलने वाला है, ना तो तुम्हारे लेवल की किसी किताब में मिलने वाला है, लेकिन टाइम जरूर वो किल करेगा। वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जो भी तुम उस पर वेस्ट करते हो, उस समय को उठा करके तुम कहीं और यूज करो, यूटिलाइज करो, उसका तुमको बेनिफिट मिलेगा। और एग्जाम पीरियड में बच्चे और कंफ्यूज होते हैं कि सर का नोट्स पढ़ते हैं, एग्जाम होने वाला है कल परसों में, तो पेज पलट रहे हैं, पता चला कि जहां जहां ये दिख रहा है सर ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाओ इसको लिखते हैं पकड़ करके, तो वो सब काम नहीं करना है। सिलेबस बहुत डीप नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, डराने के लिए लोगों ने भले कुछ भी बोल दिया हो, कुछ भी कह दिया हो। अब मान लो कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, हम भी थोड़ी बहुत चीजें ऐसी बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं हो, लेकिन हम हर बार आपको ये बता देंगे कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब आपकी इच्छा, देखना चाहो तो देखो, ना देखना चाहो मत देखो। कम से कम नाम सुने रहोगे, देखे रहोगे, कहीं पर कुछ उस तरीके का स्टेटमेंट अगर दिख गया तो उतना कम से कम नॉलेज होना चाहिए। ये एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर मतलब एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर। चलो एक समझाते हैं पहले, फिर बाकी बाद में देखते हैं। क्या करना है, मान लो तुम्हारे पास ट्रायंगल एबीसी है, तुमने क्या किया कि 2 साइड को बढ़ा दिया, 2 साइड इधर बढ़ा दी, इधर बढ़ा दी। अब यहाँ ये जो एंगल बना ये कैसा एंगल हो गया, एक्सटर्नल एंगल। ये एंगल कैसा हो गया, एक्सटर्नल एंगल। इस एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, इस एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर होगा ना, और ये जो इंटरनल एंगल था इसका जो बाइसेक्टर आएगा ये यहीं से पास करेगा, ठीक है। यानी 2 एक्सटर्नल एंगल और एक इंटरनल एंगल, 2 एक्सटर्नल लेंगे और एक जो बचेगा उसका इंटरनल लेंगे इस एंगल का, तो ये तीनों हमेशा एक ही पॉइंट पर जाकर के मिलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। क्या बोलते हैं, एक्स सेंटर। I1 से डिनोट किया, ए के अपोजिट है, ठीक। अब I1 है क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, I1 लिखेंगे कैसे, तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है, याद रखने का तरीका, I हमको याद हो गया, अभी हमने बोला I क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यहां पर कैसे याद रखेंगे, तो वही वाला यहां पर भी याद रखो। करो क्या, ए का अपोजिट है, किसका अपोजिट है, ए का अपोजिट, मतलब ए का तुमने इंटरनल देखा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर करेंगे क्या, रिप्लेस ए बाई माइनस ए।
जो तुमने इन सेंटर का फार्मूला पढ़ा है ना, उस इन सेंटर के फार्मूले में a को -a से रिप्लेस कर दो, वो किसका बन जाएगा, इस I1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम सपोज कर लो इस साइड को आगे बढ़ाते हो और इस साइड को आगे बढ़ाते हो और इस वाले दोनों एंगल का तुम बाइसेक्टर लेते हो, ठीक है, इसका बाइसेक्टर, ये वाला इसका बाइसेक्टर और ये वाला इसका बाइसेक्टर, ठीक, तो ये जो जहां इंटरसेक्ट करेगा ना वही होगा हमारा एक्स सेंटर। और यहां से अगर हम इसका एंगल इंटरनल ले लें तो ये इंटरनल वाला एंगल जाकर के कहां मिलेगा, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी इसी दोनों एक्सटर्नल को जाकर के ज्वाइन करेगा। इसको I2 ले लो, I2 मान लिया, B के अपोजिट है, पहले A के अपोजिट I1, B के अपोजिट वाले को I2 मान लिया। I2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, I2 का भी कोऑर्डिनेट वही होगा जो I का था, बस चेंज क्या होगा, तो ये B के अपोजिट है, B का इंटरनल यूज किया तो यहां पर केवल क्या करेंगे, रिप्लेस B बाई -B, B को -B से रिप्लेस कर देंगे। ऐसे ही यहां पर देखो, अगर सपोज कर लो ये हमने बढ़ाया होता और ये वाला बढ़ाया होता तो यहां पर एक एंगल और यहां पर एक एंगल बनता, इन दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर होता सीधी लाइन जाएगी ये इससे, ये जो बाइसेक्टर होता ये कितना होता I3, ये दोनों का एक्सटर्नल है और C वाला जो इंटरनल होगा वो यहीं से पास करेगा, ठीक, और ये I3 कैसे मिलता, तो C को रिप्लेस कर दो -C से तो ये I3 हो जाता। तो किसी भी ट्रेंगल में सेंट्रॉयड एक होता है, इन सेंटर एक होता है, सरकम सेंटर एक होता है, आर्थो सेंटर भी एक होता है, लेकिन किसी ट्रेंगल में एक्स सेंटर कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 एक्स सेंटर मिलेंगे। यही कारण था कि हमने एक्स सेंटर के नोटेशन में I1 I2 I3 लिख रखा था। तो अब जैसे इसका कोऑर्डिनेट कोई बोल दे कि क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं है, I याद है I याद है, I तो आप ध्यान में रखो क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। हमने पहले भी आपसे कहा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मान लो कहीं अगर इमरजेंसी में तुमको जरूरत पड़ जाती है तो उस इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो अब याद कैसे रखोगे, तो मेमोराइज करके दिमाग में किसी कोने में इसको डाल दो। कैसे डाल दो, तो इस तरीके से डाल दो कि I1 को सर ने बोला था A का अपोजिट था तो ये A को -A से रिप्लेस कर देंगे, B का अपोजिट था तो B को -B से, और C का अपोजिट था तो C को -C, इतना बस दिमाग में रख लो। I तुमको याद है कैसे रिप्लेस करना है, तो मान लो अपने को I1 लिखना है, तो I1 लिखना है तो I का कोऑर्डिनेट तो पता है, क्या I का कोऑर्डिनेट था, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ऐसे ही Y वाला कोऑर्डिनेट भी था। तो इसमें A जहां पर है वहां पर -A कर दो, और इधर जो B वाला इसका कोऑर्डिनेट है क्या था, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C, यहां पर भी A माइनस कर दो तो I में A के प्लेस पर -A लिख दोगे तो I1 आ जाएगा, यानी A का अपोजिट वाला आ जाएगा, A के अगेंस्ट जो बनेगा, A के रिस्पेक्ट में जो बनेगा। I2 कैसे बनेगा, तो I2 कैसे बनेगा, तो इसी में AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, और AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C। क्या किया, जहां जहां B था, I में जहां जहां B था वहां वहां हमने -B लिख दिया, और C के जगह -C लिख दो तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा I3 का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। यही एक सेंटर है, इसी पे इतना ही इसको दिमाग में आपको रखना है। अब सरकम सेंटर देखते हैं। सरकम सेंटर क्या है समझ लेना, इसको इंपॉर्टेंट है। आर्थो सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, इन सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, एक्स सेंटर ऐसा कुछ नहीं था।
ABC कोई ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में BC का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, BC साइड है, यहां पर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? याद करो, कंस्ट्रक्शन पढ़ते थे, किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचा जाता है, याद करो। क्या करते थे? कंपास लेते थे, पेन लेते थे, कंपास को यहां रखा और पेन से या पेंसिल से इस लाइन की आधी से अधिक दूरी ले ली, ऐसा करते थे। ऐसे आर्क इधर काटते थे ऐसे आधे से अधिक दूरी ले लिया, यहां कंपास का नोक हो गया, ये पेंसिल हो गया। इधर हमने क्या कर लिया, इधर आर्क कट कर लेते थे, इधर आर्क कट कर लेते थे, ठीक। फिर ऐसे ही इधर आया, इधर से इधर और इधर आर्क कट कर लिया, याद होगा आपको, और इन दोनों से होकर जाने वाली लाइन खींच दी। यही होता था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन में। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देते हैं। BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए, यानी इस BC को बीचों बीच से जाए और साथ ही साथ इस पर परपेंडिकुलर भी हो आर्क वाले से, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया, ऐसे ही इस साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया। और मजे की बात यहां पर भी क्या है कि किसी भी ट्रेंगल के तीनों साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो भी एक ही पॉइंट से पास करता है, यानी तीनों एक ही पॉइंट से पास करेंगे, और जिस पॉइंट से पास करेंगे इसी पॉइंट को नाम दिया जाता है क्या? सरकम सेंटर। क्या नाम दिया जाता है? सरकम सेंटर, ठीक। पता नहीं कंस्ट्रक्शन में ऐसा 9th 10th में कहां पढ़े होगे, लेकिन पढ़े जरूर होगे याद होगा। किसी ट्रेंगल का सरकम सर्कल कैसे बनाया जाता है? सरकम सर्कल मतलब, सरकम सर्कल का मतलब कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रेंगल के ऊपर ऐसे हो, तीनों वर्टेक्स से होकर के जाए। और इन सर्कल किसको बोलते हैं? ट्रेंगल के अंदर सर्कल, मतलब इस तरीके से ऐसे, ये इन सर्कल, और ये क्या कहलाता है? सरकम सर्कल। इन दोनों का कंस्ट्रक्शन याद होगा, अगर आपको 9th 10th में जहां भी पढ़े होगे तो कंस्ट्रक्शन याद होगा, तो आपको ये ध्यान होगा कि इस सर्कल का सेंटर जो होता था, इस सर्कल का सेंटर निकालते थे कैसे? तो इस सर्कल का जो सेंटर होता था वो एंगल बाइसेक्टर से निकलता था। इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर और इस एंगल का बाइसेक्टर, यही सेंटर होता था इस अंदर वाले का। और इस बाहर वाले का सेंटर कैसे निकालते थे? तो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे और वो सेंटर होता था इस सरकम का। तो कंस्ट्रक्शन में ये सब चीजें आप देखे होंगे तो इसी को बोलते हैं इन सर्कल, इसका सेंटर कहलाता है इन सेंटर, और इसको बोलते हैं सरकम सर्कल, और इसका सेंटर कहलाता है क्या? सरकम सेंटर, ठीक है। इस अंदर वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस को हम लोग इन जनरल यहां मैथमेटिक्स में अब स्मॉल r से डिनोट करेंगे, और ये जो बाहर वाला यहां पर बना हुआ है सर्कल, इस सर्कल की रेडियस को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करेंगे इस पूरे चैप्टर में, या आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी इन जनरल ऐसा ही नोटेशन होता है। अब यहां पर कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है इसका हम समझा देते हैं। हमने क्या किया? ट्रेंगल बनाया, ट्रेंगल बनाने के बाद से तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ, इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सरकम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। सेंटर तो मिल गया। हमको चाहिए क्या? किसी भी सर्कल को बनाने के लिए, सर्कल बनाने के लिए एक तो सेंटर चाहिए, दूसरा रेडियस चाहिए। सेंटर अपने को मिल गया। हमको बनाना क्या है? तो हमको सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल की क्वालिटी क्या होती है कि सरकम सर्कल इस वर्टेक्स से पास करता है। तो अब हमको रेडियस भी मिल गई, ये सेंटर हो गया, और सर्कल यहां से पास करना चाहिए। तो कंपास की नीडल यहां रख दो, पेंसिल यहां रख दो और पेंसिल को घुमा दो। अब ताज्जुब की बात क्या है कि जब तुम पेंसिल घुमाओगे ना, तो ये पेंसिल तुम्हारी अपने आप सी से भी पास करेगी और अपने आप बी से भी पास करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर
ये जो पॉइंट था ये ऐसा पॉइंट ओ था जिसकी ए बी और सी तीनों से डिस्टेंस इक्वल होती ही है। अगर तुम्हारा पेंसिल ए से पास कर रहा है, बी और सी में से कहीं से पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुमने सेंटर गलत निकाला है। इसका मतलब तुमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो किया वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। थोड़ा सा भी पेंसिल मोटा पतला या उल जलूल कहीं पर भी कुछ छोटी सी भी मिस्टेक हो जाएगी तो आपका ये सर्कल गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहीं पे देखो सर्कल कहाँ गोल बना। तो खैर यहाँ हम लोग कौन सा कंपास से बना रहे थे, इतना तो आप लोग भी समझ सकते हो। खैर अब यहां पर इस O से जो इस A की डिस्टेंस हुई ना, इस O से जो इस A की डिस्टेंस हुई ना, ये वाली, ये क्या बन गई बच्चा? तो ये इस बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो गई। यही कैपिटल आर हो गया, यही कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इस O से B की भी डिस्टेंस कैपिटल आर ही होगी, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इस O से इस C की भी डिस्टेंस आर ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो ये सर्कल बनाया, हमने यहाँ पर कंपास की नीडल रखी थी और यहाँ पेंसिल रखे थे, वही पेंसिल यहाँ से भी घुमा, यहाँ से भी घुमा, तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी, आर के बराबर। और यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। यानी सरकम सेंटर क्या है? तो सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ पॉइंट, कैसा पॉइंट? फ्रॉम विच द डिस्टेंस ऑफ द वर्टाइसेस आर इक्वल, जहां से इन तीनों की डिस्टेंस बराबर हो। किसी भी ट्रायंगल के पास एक ऐसा पॉइंट जिससे उसके तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस इक्वल हो जाए, ओ ए ओ बी ओ सी, ऐसा यूनिक पॉइंट जो होता है वही यूनिक पॉइंट उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। किसी प्लेन में, ये प्लेन है, किसी प्लेन के अंदर ऐसा एक पॉइंट जिससे किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पर हो, वो पॉइंट उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहलाता है। और ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी उसी कॉन्सेप्ट पर आया। और यहां पर बहुत खुशी की बात है कि आपको इसके अलावा कुछ ध्यान रखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल आपको सरकम सेंटर में इतना ही समझ करके रखना है कि सरकम सेंटर क्या है। तो सरकम सेंटर इस तरीके से निकाला जा सकता है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, और ये लेंथ आर के इक्वल होती है। अब बोलोगे सर इससे हमारा ओ कहां से निकलेगा, ओ निकालेंगे कैसे? तो अब चलो हम लोग इस पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? तो क्या किया जाता है, मान लो ये कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है x1 y1, मान लो ये कोऑर्डिनेट तुमको दिया है x2 y2, और मान लो ये कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3, और तुमसे बोल रहा है कि तुम एक ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है उसका सरकम सेंटर फाइंड करो। ठीक है, तो अब ऐसे ट्रायंगल का सरकम सेंटर फाइंड करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है बच्चा? मान लो उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर क्या है? O है, और जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक, अब इस x y कोऑर्डिनेट से a b और c तीनों की डिस्टेंसेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और इसी का यूज करेंगे, अपने आप ओ निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो चलो हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो सरकम सेंटर क्या है? तो सरकम सेंटर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सरकम सेंटर। या दूसरी भाषा में बोल सकते हो कि सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट इन दैट प्लेन, इन दैट प्लेन मतलब जिसमें ट्रायंगल है, फ्रॉम वेयर द डिस्टेंस ऑफ ऑल द थ्री वर्टाइसेस आर इक्वल। सरकम सेंटर किसी ट्रायंगल के प्लेन में एक ऐसा पॉइंट है जहां से तीनों वर्टेक्स की डिस्टेंस इक्वल होती है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, देखो जरा। इफ द
vertices of a triangle are 2 1 3 0 1 4, then find its सर्कम सेंटर। चलो, एक ट्रेंगल है, उस ट्रेंगल का ये दिया हुआ पॉइंट कितना 2 1, ये पॉइंट दिया 1.30 दे दिया और 1.14 दे दिया, और बोला है कि इस ट्रेंगल का सर्कम सेंटर निकालो। हमने मान लिया इस सर्कल का सर्कम सेंटर O है, जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई। तो माना या लेट द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रेंगल बी एक्स वाई, मान लिया उस ट्रेंगल का ऑर्थो सेंटर एक्स वाई है। और डिफिनीशन क्या कहती है सर्कम सेंटर की, ऑर्थो नहीं सर्कम सेंटर, सॉरी ऑर्थो शायद हम बोल दिए अभी। किसी भी ट्रेंगल का सर्कम सेंटर क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि हमारे से जितना दूर A होगा उतना ही दूर B होगा और उतना ही दूर C भी होना चाहिए। अगर हमसे ये तीनों बराबर दूरी पर हैं तभी हम सर्कम सेंटर कहे जाएंगे। ठीक है, अब ओ सर्कम सेंटर कब कहा जाएगा, तो उसने शर्त रख दी कि लो भाई हमारी डिस्टेंस तीनों से बराबर होगी तभी ऐसा होगा। अब हम OA OB OC इक्वल हो गया, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर। बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, तो हमको पता है कि x अगर y के बराबर है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर भी बराबर होगा। इसका उल्टा सही नहीं होता, x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर है तो x y बराबर होगा, ये गलत है। ठीक है, लेकिन x y अगर बराबर है तो x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू √4, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो यहां पर x की वैल्यू 2 है और यहां पर x की वैल्यू +-2 है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, खैर इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। लाइन लेंथ चेंज करने से दिक्कत होगी। OA OB OC अगर बराबर है तो स्क्वायर भी इक्वल हो गया। अब स्क्वायर इक्वल हो गया तो भैया मेरे OA क्या है, OA O और A के बीच की डिस्टेंस है, तो चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अब समझ में आया क्यों स्क्वायर किया, डिस्टेंस फार्मूले में अंडर रूट होता है, हमने स्क्वायर कर दिया ताकि हमको बार बार रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब OA क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट नहीं लिखेंगे, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, ये बन गया OA। OB कितना हो गया, x - 3 स्क्वायर y - 0 स्क्वायर। OC कितना बन गया, x - 1 स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा क्यों स्क्वायर किए, तो रूट लगाते तो फिर भी एक लाइन लिखना ही पड़ता। अब सभी लोग समझ गए। इसको ऐसे ही खोल दो, ऐसे ही खोल दो, समय बचेगा। ऐसे ही खोल देने का क्या मतलब है, होल स्क्वायर खोल दो। हम सीधे लिख रहे हैं, आप आराम से लिखिएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -2y प्लस 5। x स्क्वायर प्लस 4 -4x, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1। आप अपने हिसाब से ओपन करना, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन लिखते जा रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 9। ये तो सीधे सीधे वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ से आपको 9 मिल गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -8y और प्लस 17। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हम पहले भी बोल चुके हैं कि आपका काम है चेक करना, गलत हो रहा है सही हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीनों में से कैंसिल हो गया, बचा क्या, -4x -2y प्लस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x -8y प्लस 17। ये अपने पास इस तरीके का एक इक्वेशन आया। यहाँ पर जो तुम्हारे पास तीनों आपस में इक्वल हो गए, ऐसा लीनियर इक्वेशन 10th में सॉल्व किए होगे शायद, या नहीं किए होगे तो देख लो कैसे करते हैं। एक बार इसको एक साथ ले लो और एक बार इसको एक साथ ले लो, या किसी भी दो को एक साथ ले लो। ठीक है, और इन दोनों से दो इक्वेशन बनाओ। कैसे इक्वेशन बनेगा, इसको मिटा दे रहे हैं।
ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, -4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू -6x प्लस 9। -6x इधर लाया तो 2x हो गया, -2y हो गया, 5 को उधर ले गए तो 4 हो गया। तो ये इक्वेशन यहाँ से क्या मिल गया, सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पहला इक्वेशन मान लो, ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसको एक साथ ले लो क्या है, अब अगेन क्या हो गया, -6x प्लस 9 इज इक्वल टू -2x माइनस 8y प्लस 17, 2x, या इसको उधर लेते जाओ, कहीं ले जाओ, इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 4x, आप कैलकुलेशन करते रहना। ये क्या हो गया 4x माइनस 8y, उधर गया तो ये कितना हो गया 6x माइनस 2x, तो 4x माइनस 8y, 17 को इधर लाया तो 9 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8 माइनस 8। बोलो, नहीं होगा तो जो होगा वो करना, हमने -8 लिख दिया तो -8 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये एक इक्वेशन, और x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है तो माइनस कर दो, माइनस प्लस प्लस, ये तो खत्म कहानी। ये कितना हो गया y और ये कितना हो गया 4 y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 4, और y की वैल्यू अगर 4 आ गई तो 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू कितनी आ गई 6 और 4 आ गई। बाकी कैलकुलेशन आप देखना 6 4 आ रहा है कि 4 6 आ रहा है कि 2 0 आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका काम है। और ये जो 4 0 आया ना यहाँ पर, ये 4 0 ही क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर। एक्स वाई को ही हमने आर्थो सेंटर माना था, एक्स वाई की जो वैल्यू आ गई 6 4, वही क्या हो गई इसकी आर्थो सेंटर हो गई, सॉरी सरकम सेंटर हो गया। क्या हो गया सरकम सेंटर। आर्थो सेंटर मुंह से बहुत निकलता है लेकिन बेचारा छूट जाता है। छूट क्या जाता है कि यहाँ पर सीक्वेंस में उसका काम नहीं हो पाता, उसको मजबूरी में यहाँ थोड़ा छोड़ना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बताए बिना आर्थो सेंटर बताना मतलब समय बर्बाद करना आपका भी और अपना। बताने के लिए थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ भी बताया जा सकता है, लेकिन वही है ना कि मेहनत भी करो तो कम से कम उसका कुछ फ़ायदा हो। मेहनत उस टाइप की होनी चाहिए। तो इसलिए आर्थो सेंटर पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। बार बार मुंह से आर्थो सेंटर निकल रहा है, समय उसका भी आ गया है, आएगा बहुत जल्द ही। अब हम लोग यहाँ पर कुछ बातें जो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर में कि हर टॉपिक के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, रिमार्क्स की, प्रॉपर्टीज़ की। रिमार्क या प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे, जल्दी समझेंगे। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी और रिमार्क हम यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करिए। और प्रॉपर्टी तो हम ऑर्थो सेंटर की भी लिखवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है थोड़ा सा हम लोग देख जरूर लेंगे यहाँ, ताकि बातें प्रॉपर्टी में समझ में आए। कुछ नहीं है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर हम अभी नहीं बताएंगे। ट्रायंगल मान लो ABC है, ऑर्थो सेंटर बोलते किसको हैं, तो यहाँ से हमको क्या करना है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर खींचना है। ए से, इस ए वर्टेक्स से हमको अपोजिट वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है। मान लो D हो गया, B से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, मान लो E हो गया, C से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, मान लो F हो गया। और यहां पर फिर से एक ताज्जुब की बात क्या है कि एल्टीट्यूड्स, इसको एल्टीट्यूड बोला जाता है। किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ना, तो उसको एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो एल्टीट्यूड्स जो होते हैं ना, ये तीनों एल्टीट्यूड फिर से एक ही पॉइंट से पास करते हैं, मतलब मीडियन एक ही पॉइंट से पास करता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से पास करता है, और एल्टीट्यूड्स भी एक ही पॉइंट से पास करता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थो सेंटर। ठीक है, तो आर्थो सेंटर इसी को कहा जाता है। निकलेगा कैसे कुछ दिन इंतजार करिए।
निकालने का भी तरीका सिखाया जाएगा। प्रॉपर्टीज देखो क्या है, प्रॉपर्टीज रिमार्क जो नोट करना चाहते हो करके लिखो। सबसे पहला पॉइंट, एक चीज और बता दें आपको कि यहां पर जो हम प्रॉपर्टी लिखवा रहे हैं या रिमार्क लिखवा रहे हैं इसमें एक्सेप्ट एक्स सेंटर, हम एक्स सेंटर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम एक्स सेंटर को आउट ऑफ सिलेबस मान करके बात करेंगे। हम ये मान करके बात करेंगे कि जो भी यहां पर हम सेंटर बोल रहे हैं, केवल सेंटर, या तो हम स्पेशल नाम लेंगे या सेंटर बोलेंगे, तो सेंटर में एक्स सेंटर का नाम मत दिमाग में रखना, ठीक है। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल द सेंटर्स, ऑल द सेंटर्स मतलब क्या, एक्स सेंटर को छोड़कर, चलो हम यहां ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, एक्सेप्ट एक्स सेंटर, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब उसके एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं, तो ऐसे ट्रायंगल में सभी सेंटर, एक्स सेंटर को छोड़कर जितने भी सेंटर होते हैं, कौन कौन से, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर, जो तुम जान रहे हो चार, एक्स सेंटर को छोड़कर, टोटल 5 हमने डिस्कस किया, एक्स सेंटर छोड़ दिया तो 4 बचा। उन चारों की स्थिति क्या होती है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑल द सेंटर्स लाई इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर वो ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो पोजीशन ऑफ द सेंटर्स क्या होगा, एक्स सेंटर को अगर हम एक्स स्केप कर दें, बाहर निकाल दें, छोड़ दें, तो एक्स सेंटर छोड़ करके जितने भी बचे हुए 4 सेंटर हैं, ये चारों सेंटर हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल लाई करेंगे, ट्रायंगल के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आज हमने कोशिश की है कि हम थोड़ा सा बोर्ड पर जो लिख रहे हैं इसको बड़ा करें। बड़ा तो ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्चे नहीं दिखते तो समझ में नहीं आता क्यों बड़ा और किसके लिए बड़ा लिख रहे हैं, फिर भी प्रयास किया जा रहा है। इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर लाई आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर है और जो आर्थो सेंटर है, आर्थो सेंटर हमने पढ़ा नहीं है बट प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है, ट्रायंगल के बाहर, और इन सेंटर और सेंट्रॉयड ट्रायंगल के अंदर। एक्स सेंटर कहां लाई करता है, कोई पूछे कि सर एक्स सेंटर कहां लाई करता है, तो एक्स सेंटर हम यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाहर भी लाई कर सकता है। अब तुम बोलोगे कि सर आप तो लिखे कि सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर बाहर लाई करते हैं, तो हमने पहले ही बोला कि एक्स सेंटर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। तीसरा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये बड़े मजे की बात है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बड़ा कमाल का चीज होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर एंड आर्थो सेंटर लाई ऑन द ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर ही लाई कर जाता है। ये पॉइंट्स लिखते रहो, पहला भी हमने कर रखा है, प्रॉपर्टी रिमार्क के जितने भी हैं नोट करते रहा करो। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर और आर्थो सेंटर ट्रायंगल पर ही लाई करता है। और बहुत मज़ेदार बात क्या है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। थोड़ा सा हम इस पे हल्के से चर्चा कर देते हैं कि आखिर वो ट्रायंगल पर होता है तो होता कहाँ पे है, ठीक है।
जैसे देखो मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3 दिया हुआ है। यानी मान लो तुमको किसी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दे दिया जाए और तुमको कहीं से ये पता चल जाए कि ट्रायंगल तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तुमको इत्तेफाक से अगर ये पता चल जाए कि ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल कोई ना कोई एक एंगल हो। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात क्या है कि आर्थो सेंटर और सरकम सेंटर ये जो दोनों होते हैं ना, ये दोनों इस ट्रायंगल के ऊपर लाई करते हैं ना, तो बाहर रहेंगे ना तो ट्रायंगल के अंदर रहेंगे। अब ऊपर कहां रहेंगे, तो देखो यही जो तुम्हारा बी पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, यही तुम्हारा उस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहलाने लगता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वही पॉइंट उस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर कहलाता है। यानी कि अगर आपको कहीं से यह पता चल जाए कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको आर्थो सेंटर तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वही पॉइंट ही तुम्हारा आर्थो सेंटर हो जाएगा। यानी कि आर्थो सेंटर इन तीनों वर्टेक्स में से ही एक वर्टेक्स होगा, ठीक। अब करते क्या है, एग्जाम में क्या होता है, जब चार ऑप्शन देता है ना, मान लो तुमसे कह दे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का आर्थो सेंटर फाइंड करो। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा नहीं कि सर आर्थो सेंटर पूछता है क्या, हाँ पूछा हुआ है, जेईई एडवांस में भी, जेईई मेंस में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट आर्थो सेंटर निकालने को पूछा हुआ है। तो आर्थो सेंटर अगर पूछे और मान लो कि ऑप्शन ए बी सी डी में चारों ऑप्शन को तुम देख लो एक बार, और तुमको अगर ये तीनों वर्टेक्स में से कोई वर्टेक्स उस ऑप्शन में अगर दिख जाए, ये जो तीन वर्टेक्स ए बी सी दिए हुए हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, उन्हीं तीनों वर्टेक्स में से एक पॉइंट दिख जाए कहां पर, ऑप्शन ए बी सी डी के अंदर, तो दिमाग में एक बार ये जरूर कोशिश करो, प्रयास करो कि हम चेक कर लें कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा संभव है कि उस वर्टेक्स का एक पॉइंट वहां पर आ जाए। तो हो सकता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑप्शन में वो दिया हुआ। कई बार समय बर्बाद करने के लिए भी ऐसा कर देता है कि बच्चा राइट एंगल ट्रायंगल बैठ के चेक करे और इधर उसका समय बर्बाद हो। तो खैर वो राइट एंगल ट्रायंगल चेक करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, वो सेकंडों का काम है। वो अभी हम लोग जब स्लोप ऑफ ट्रायंगल, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे या आर्थो सेंटर जब पढ़ेंगे तो वो आसानी से डिस्कस कर दिया जाएगा। तो खैर ये तो समझ में आ गया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है वही वर्टेक्स, वही पॉइंट उसका आर्थो सेंटर होता है। यानी इस ट्रायंगल का अगर कोई आर्थो सेंटर पूछेगा तो क्या बोल देंगे, x2 y2 आर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ठीक। अब सरकम सेंटर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने बोला कि सरकम सेंटर भी ट्रायंगल पर ही लाई करता है। तो सरकम सेंटर अगर ट्रायंगल पे लाई करता है तो कहां पे लाई करता है, तो ये देखो भाई, ये जो हाइपोटेनियस है ना, इस हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, ये मिड पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओ यानी क्या, सरकम सेंटर। यानी अगर तुमको पता चल गया कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अगर जानकारी कहीं से हो गई तो तुमको सरकम सेंटर निकालने के लिए ओ ए ओ बी ओ सी, वो उतना लंबा जो अभी इक्वेशन सॉल्व किए थे करने की जरूरत नहीं है। दोनों जो हाइपोटेनियस के एंड पॉइंट है ना, इन्हीं का आप मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2। कितनी आसानी से रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो सरकम सेंटर देखो फटाक से निकल गया, आर्थो सेंटर तुमको पता ही चल गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, आर्थो सेंटर ट्रायंगल पे लाई करते हैं। और कहां पे लाई करते हैं, तो आर्थो सेंटर विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट जहां पर हमारा परपेंडिकुलर है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड सरकम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट सरकम सेंटर हो जाएगा और ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल जहां पे बन रहा है वो पॉइंट आर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक, अब देखो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रॉपर्टी का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुमको सुन के भी लगा होगा कि नहीं इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ करके ऐसे ही नोट कर लेना। ठीक, अब देखो
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द सेंटर्स, कौन कौन से, G, I, O और H, ऑल में ये, ऑल में X नहीं, X सेंटर हमने छोड़ दिया है ऑल द सेंटर्स कौन कौन से, G, I, O, H लाई एट अ सेम पॉइंट। अगर मान लो कि ये ट्रायंगल तुम्हारा ABC कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर है। तो अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, कहीं से तुमको पता चल गया कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉयड होगा वही इन सेंटर भी होगा, वही आर्थो सेंटर भी होगा, वही सरकम सेंटर भी होगा, ठीक है। सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मान लो आर्थो सेंटर निकालना हो, जैसे अभी तुम्हारे लिए सबसे कठिन काम क्या है, आर्थो सेंटर निकालना। क्यों? क्योंकि तुम आर्थो सेंटर निकालने को जानते ही नहीं हो। अभी फिलहाल तुम्हारे लिए सरकम सेंटर निकालना कठिन नहीं है, इन सेंटर निकालना कठिन नहीं है, सेंट्रॉयड निकालना कठिन नहीं है, ठीक है। कठिन क्या है, आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर भी कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि नहीं पढ़े हैं तो जो चीज जानते ही नहीं हो तो सबसे कठिन है। तो अगर मान लो तुमको कोई बोल दे कि यार ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसका आर्थो सेंटर निकालो, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो जो आर्थो होगा वही तुम्हारा सरकम होगा, वही तुम्हारा सेंट्रॉयड होगा, वही तुम्हारा इन सेंटर होगा। तो तुम इसमें से कोई भी निकाल लो, वो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्थो सेंटर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द सेंटर्स, ठीक है, ऑल द सेंटर मतलब वही चारों आर कोलिनियर। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अभी हम जब क्वेश्चन सेशन होगा तो इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे, एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा क्वेश्चन इस पे कराएंगे। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जितने भी सेंटर होते हैं एक्स सेंटर को छोड़कर, वो सारे क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर, उसी लाइन पर तुम्हारा G भी होगा, उसी लाइन पर I भी होगा, उसी लाइन पर H भी होगा, उसी लाइन पे O भी होगा, एक ही लाइन पर सब रहेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद इन एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल मतलब कोई भी जनरल ट्रायंगल हो जाए, राइट एंगल हो जाए, आइसोसेलेस ही हो जाए, ठीक है, इक्विलेटरल को छोड़कर। इन एनी ट्रायंगल एक्सेप्ट इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़कर। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर एंड centroid divide the line joining the ortho and circumcenter internally in ratio 2:1। अभी तक पढ़ी गई जो भी प्रॉपर्टी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है, ये कई जगह क्वेश्चंस में यूज होगा, इसको दिमाग में रखिएगा। क्या कह रहा है, सिंपल सी चीज है, कह रहा है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो इक्विलेटरल छोड़कर, इक्विलेटरल को छोड़कर, इक्विलेटरल क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इक्विलेटरल पे तो सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। इक्विलेटरल को छोड़कर जितने भी ट्रायंगल्स होंगे, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे आइसोसेलेस हो, जैसा भी हो उसका नेचर, उसके नेचर से नहीं मतलब है अपने को। जो आर्थो सेंटर होता है, आर्थो सेंटर
सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर। आर्थो सेंटर मतलब जिसको हमने H से डिनोट किया था, सेंट्रॉयड जिसको हमने G से डिनोट किया था, और सरकम सेंटर जिसको हमने O से डिनोट किया था। ये तीनों हर ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल को छोड़कर हर ट्रायंगल में ये तीनों कोलिनियर होते हैं। आइसोसेलेस में तो सारे कोलिनियर होते हैं, सारे मतलब इन सेंटर भी इसी के साथ कोलिनियर होता है, ठीक है। लेकिन कोई भी ट्रायंगल हो, उन हर ट्रायंगल में ये तीनों तो कोलिनियर होंगे ही होंगे। और कैसे कोलिनियर होंगे, देखो एक ही लाइन पर H भी होगा, उसी लाइन पर G भी होगा, और उसी लाइन पर O भी होगा। यानी आर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर होंगे। और ताज्जुब की बात क्या है कि G जो होगा, G मतलब सेंट्रॉयड जो होगा, वो इंटरनल पॉइंट होगा, इंटरनली डिवाइड करेगा किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। सीक्वेंस याद रखना, पहले आर्थो, फिर सेंट्रॉयड और फिर सरकम, तब 2:1 का रेशियो। यानी आर्थो और सेंट्रॉयड के बीच 2 है, और सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर के बीच कितना है, 1 है। तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये नोटेशन भी, इसको भी नोट कर लेना ताकि याद रहेगा। ये HGO और इसमें HG के बीच 2 और GO के बीच 1 हो गया, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यानी तुमको अगर ये पता है और ये पता है तो ये निकाला जा सकता है, या तीनों में से कोई भी 2 पता है तो तीसरा तुम फाइंड कर सकते हो सेक्शन फार्मूले से। इसलिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी पे भी हम लोग अभी क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन करेंगे। एक और प्रॉपर्टीज या रिमार्क, प्रॉपर्टी रिमार्क हमको जो जब जैसे याद आता रहेगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। जरूरत पड़ी, कई बार क्वेश्चन कराते समय हो सकता है कोई रिमार्क यहाँ पढ़ाते समय छूट जाए, तो उस समय उसको डिस्कस कर देंगे। फिर भी मैक्सिमम जितना होगा दिमाग में, जितना आएगा वो एक जगह बता दिया जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेक्चर को अब सॉर्ट आउट करते हैं, सेंटर वाला टॉपिक। अब इसके क्वेश्चन सेशंस में जो भी अपने को करना होगा वहीं करेंगे। क्वेश्चन में भी आर्थो वाला क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर तुमसे कोई ये पूछे कि एक ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में तीनों वर्टेक्स पता है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है। और सुनना ध्यान से, नोट नहीं कराएंगे, इसको दिमाग से सुनो बस। अब खत्म कर देंगे इसके बाद इस वीडियो को। x1 y1, x2 y2, x3 y3 ये सभी मान लो रेशनल है। x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये सभी क्या है, रेशनल है। तो ये बताओ कि कौन सा ऐसा सेंटर है जो इर्रेशनल हो सकता है। नहीं समझे बात को? अगर ट्रायंगल के जो तीनों वर्टेक्स आए ना, इन तीनों वर्टेक्स में जो कोऑर्डिनेट दिया है ये सभी कैसे हैं, रेशनल हैं, सभी रेशनल हैं। तो इसका अगर हम सेंट्रॉयड निकालेंगे तो सेंट्रॉयड कैसे निकाला जाता है बताना। सेंट्रॉयड निकालते हैं x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड, y1 y2 y3 जोड़ के 3 से डिवाइड। तो क्या सेंट्रॉयड इर्रेशनल हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तीनों रेशनल हैं, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो इसका सेंट्रॉयड भी रेशनल ही होगा, निश्चित तौर पे रेशनल होगा, पक्का। इन सेंटर की बात करो जरा। इन सेंटर क्या क्या होगा? इन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग लेंथ का भी इस्तेमाल करते हैं। इन सेंटर का फार्मूला पढ़े थे, ax1 + bx2 + cx3/a + b + c, देखा था। अभी याद करो, हमने क्वेश्चन भी किया था एक इन सेंटर में, उसमें हमने बताया था कि ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। उसका आंसर जरा वीडियो में पीछे जाकर के देखो कितना आया था, 2 - √2 आया था, 2 - √2, 2 - √2। तो उसका जो आंसर देखो वो क्या था, इर्रेशनल था। 2 - √2 इर्रेशनल नंबर होता है। और उस क्वेश्चन का जो ट्रायंगल था, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था देखना, शायद 2 0 0 2 और 2 2 कुछ आया था इस तरीके, 0 0 2 0 और 0 2। तो ट्रायंगल के वर्टेक्स तो रेशनल थे, लेकिन उसका जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आया वो इर्रेशनल हो गया था। तो इन सेंटर में भी इर्रेशनल,
अगर किसी भी ट्रायंगल में, याद रखना इस चीज को, किसी भी ट्रायंगल में अगर जो वर्टेक्स दिए गए हैं, तीनों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अगर एक रेशनल नंबर फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो इन सेंटर एक इकलौता ऐसा सेंटर है जो इर्रेशनल हो सकता है। होगा ये जरूरी नहीं है, मस्ट भी यहां पे ट्रू नहीं होगा, हो सकता है कि इर्रेशनल हो जाए, हो सकता है रेशनल हो जाए, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी सेंटर हैं, चाहे वो सेंट्रॉयड हो, चाहे सरकम सेंटर हो, चाहे आर्थो सेंटर हो, ये तीनों हमेशा रेशनल ही होंगे। ये तीनों किसी भी हालत में इर्रेशनल नहीं हो सकते, ये रेशनल ही होंगे। लेकिन इन सेंटर जो होगा ये इर्रेशनल भी हो सकता है। इर्रेशनल ही होगा ये नहीं बोल रहे हैं, इर्रेशनल भी हो सकता है। मे बी और मस्ट बी पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि एजर्सन रीजन में ऐसे मस्ट बी और मे बी टाइप के क्वेश्चंस पूछ करके काफी कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल सेंटर के टॉपिक को यहीं पे द एंड करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सेशन में फिर से मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।